हाँ, हम दोनों जा रहे हैं। तुम पीछे से गौरी का और अपना ध्यान रखना। बाकी अगर कोई भी बात हो तो हमें तुरंत फोन कर देना। ठीक है बेटा, तुम दोनों निश्चिंत होकर जाओ, लेकिन कल समय पर वापस आ जाना। घर आने में ज्यादा देर मत करना। पता है ना, अंधेरा होने के बाद गांव का इलाका ठीक नहीं रहता। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम दोनों कल समय से वापस लौट आएंगे। गौरी, तुम दादी माँ को ज्यादा परेशान मत करना। दादी माँ एक बार जो बात कहे उसे मान लेना। ठीक है पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं दादी माँ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी और उनका पूरा ध्यान रखूंगी। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। केशव अपनी पत्नी गायत्री के साथ शहर अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। अगले दिन में अपने घर आने के लिए बस से वो लौट रहा होता है। तभी सामने से आते एक ट्रक से उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस में सफर कर रहे कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से केशव और उसकी पत्नी जिंदा बच गए, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। केशव की माँ सुमित्रा बहुत देर से उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे उनकी बात हो ही नहीं पा रही थी। तभी उसके पास अस्पताल से फोन आया। आपकी बहू और बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें एक्सीडेंट में काफी चोट लगी है, इसलिए आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। ये बात सुनकर सुमित्रा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो गौरी को पड़ोसियों के घर पर छोड़कर जल्दी से अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बहू बेटे ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? देखिए, हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन उनकी चोट बहुत गहरी है, इसलिए उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। अभी कुछ समय तक वह दोनों चल फिर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको उनका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना होगा। ये सब बोलकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुमित्रा अपने बहू बेटे को लेकर अपने घर आ जाती है। ना जाने कौन सी मनूज घड़ी थी जब हम घर से निकले। अगर हम कहीं जाते ही ना तो हमारे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ना तो मैं बाहर जाकर काम कर सकता हूँ और ना ही तुम घर संभाल सकती हो। पता नहीं भगवान ने हमें कैसी परेशानी में डाल दिया। बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इस बारे में सोच सोच कर अब ना तो तू भगवान को कोस और ना ही खुद को। अभी मैं जिंदा हूँ, इसीलिए तुम दोनों को किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है। तू मेरा बेटा और ये मेरी बहू है। अगर तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से निभा सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती? बचपन से लेकर बड़े होने तक तो मैंने ही तुझे पाला पोसा है, तो कुछ समय और सही। लेकिन माँ, इस बुढ़ापे में तुम जाकर कहाँ काम करोगी? कैसे सब कुछ संभालोगी? तुम्हारी तबीयत भी तो पहले ही इतनी ज्यादा खराब रहती है। हाँ माँ जी, इस उम्र में आप कहाँ जाकर काम करेंगी? अभी कुछ दिनों में जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूंगी। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। और तू कहाँ जाकर इतनी जल्दी काम ढूंढ लेगी? याद है ना, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? पूरे 6 महीने तक तुम्हें बिस्तर से उठना नहीं है, वरना तुम्हारी चोट नहीं भर पाएगी। लगता है तुझे डॉक्टर साहब की बात समझ में नहीं आई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। सुमित्रा दादी काम ढूंढने के लिए काफी सारी जगह पर जाती है, लेकिन उनकी उम्र की वजह से उन्हें कोई काम नहीं देता। तो चलते चलते वो एक ढाबे पर पहुंच जाती है। बेटा, मुझे इस समय काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम लोगों के पास मेरे लिए कोई काम है, तो मुझे काम पर रख लो। मैं ढाबे का जितना भी काम हो सकेगा सब कर दूंगी। ढाबे पे काम वाले की जरूरत है, लेकिन आपकी उम्र को देखकर लग नहीं रहा कि आप ढाबे का सारा काम संभाल लोगी। नहीं बेटा, तुम काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर ज्यादा नहीं तो मुझे ढाबे पर खाना बनाने का काम दे दो। मैं खाना बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको यहाँ काम दे देता हूँ, लेकिन मुझे काम में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरे यहाँ पर बंधे हुए ग्राहक हैं, आपकी वजह से मेरा कोई भी ग्राहक टूटना नहीं चाहिए। नहीं बेटा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ढाबे वाला सुमित्रा दादी को ढाबे पर खाना बनाने का काम दे देता है। अगले दिन से सुमित्रा दादी ढाबे पर खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है। अरे वाह राकेश भैया, आज तो आपके ढाबे पर खाना खाकर मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने आपके ढाबे पर इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। आपने ढाबे पर किसी और को खाना बनाने के लिए रख लिया है क्या? हाँ, रख तो लिया है। अच्छा हुआ
कि आप लोगों को उनके हाथ का खाना पसंद आया। आज से यही आप सबके लिए खाना बनाएंगी। सुमित्रा दादी के हाथ का खाना सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। वो बहुत ही मन से सभी के लिए खाना बनाती थी। पूरा दिन ढाबे पर मेहनत करने के बाद वो घर जाकर सभी के लिए खाना बनाती और अपने कमाए हुए पैसों से अपने बहू बेटे के लिए दवाइयाँ भी खरीद कर लाती। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है माँ। हमारी वजह से तुम्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। तुम्हारा शरीर तो पहले ही तुम्हारा साथ नहीं देता, ऊपर से अब तुम घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभाल रही हो। काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं तो दोबारा से काम करना शुरू करूं। बेटा, बार बार इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। बस खुद को दोष देना बंद कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ढाबे पर काम करने में भी बहुत आनंद आता है। जब से तेरी शादी हुई थी तब से बहू तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती थी। मुझे तो खाना बनाए हुए भी इतने साल हो गए थे। अगर मैं ढाबे पर जाकर अब खाना नहीं बनाती तो मुझे तो लगता है कि मैं खाना बनाना भूल ही जाती। अच्छा चलो, तुम दोनों ने दवाई ले ली ना, अब सो जाओ। चलो, ज्यादा देर तक जागना नहीं है वरना तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। दादी माँ, आप भी आकर अपनी चारपाई पर लेट जाइए। पूरा दिन काम करके आप भी तो कितना थक जाती है ना। आइए, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। नहीं बेटा, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अगर तू मेरे पैरों को हाथ लगाएगी तो मुझे पाप लगेगा। आजा, तू भी मेरे पास आकर लेट जा। मैं तुझे अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। सुमित्रा दादी गौरी को अपने पास लेटा लेती है और उसे परियों की कहानी सुनाते हुए सुला देती है। अगले दिन सुबह उठकर दादी सारे घर का काम करके ढाबे पर जाने लगती है। तभी गौरी उनसे कहती है, दादी माँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए मैं भी आपके साथ आपकी ढाबे पर चलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे भी अपने साथ अपनी ढाबे पर लेकर चलिए ना। गौरी, दादी माँ पहले ही ढाबे पर जाकर बहुत काम करती है, इसीलिए तुम उन्हें परेशान मत करो। तुम उनके साथ जाओगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। नहीं मम्मी, मैं दादी माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। प्लीज मुझे दादी माँ के साथ ढाबे पर जाने दो ना। हाँ बहू, मैं भी वहाँ पर पूरा दिन अकेले ही काम करती हूँ। गौरी मेरे साथ चलेगी तो वहाँ मेरा भी मन लगा रहेगा। गौरी की जिद करने की वजह से सुमित्रा उसे भी अपने साथ ढाबे पर ले जाती है। बुढ़ापे की वजह से सुमित्रा का हाथ काम में थोड़ा धीरे धीरे चलता था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कभी भी कोई काम में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी ढाबे का मालिक सुमित्रा को देख देख कर उसे धीरे धीरे काम करने पर कुछ न कुछ कहता ही रहता था। अरे आप यहाँ पर काम करने आती हो या क्या करने आती हो? काम करने में कोई इतना धीरे धीरे हाथ चलाता है क्या? जरा तेज तेज हाथ चलाओ, बाहर इतने सारे ग्राहक बैठे हैं। मैंने बाहर सभी ग्राहकों को खाना परोस दिया है। आप चिंता मत कीजिए। भले ही मैं आराम से काम करती हूँ, लेकिन काम समय पर करती हूँ। आप काम के लिए कोई चिंता मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे ना चिंता लूं? अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा काम वाला होता ना तो आधे समय में खाना बनाकर बाकी समय के बर्तन भी धो लेता। लेकिन आपकी वजह से मुझे बर्तन धोने के लिए किसी और को रखना पड़ रहा है। आपको काम पर रखने की वजह से नौकरों पर मेरे 2 गुना पैसे खर्च हो रहे हैं। इसलिए काम में जरा तेज तेज हाथ चलाया करो। अब से ढाबे के सारे बर्तन भी आपको ही धोने हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो कल से आपको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी जब ढाबे के मालिक को अपनी दादी माँ से इस तरह से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब उसकी दादी माँ का काम खत्म हो जाता है तो वो घर आते हुए रास्ते में अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अंकल आपसे कितने बुरे तरीके से बात कर रहे थे। आप कल से वहाँ काम करने मत जाना। आप ढाबे पर जाकर भी तो खाना बनाती हो ना। आप अपना खाने का काम शुरू कर लो। आप कितनी अच्छी सब्जी और पराठे बनाते हो, तो क्यों ना आप वही बनाकर बेचने लग जाओ। आपके इस काम में मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। सुमित्रा दादी को भी गौरी की बात बिल्कुल ठीक लगती है। अगले दिन सुबह सुबह खूब सारी सब्जी और पराठे के लिए वो आटा गूंथ कर तैयार कर लेती है। मैंने सारा सामान तो तैयार कर लिया है, लेकिन मैं इसे बेचूं कैसे? मेरे पास तो ये सब बेचने के लिए कोई ठेला तक नहीं है। अरे दादी माँ, लगता है आप भूल गई। हमारे पास दादाजी का एक पुराना ठेला रखा है। हम उस ठेले को बाजार में लेकर चलेंगे। अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तू तो बहुत होशियार हो गई है, सब कुछ याद रहता है तुझे। सुमित्रा दादी बाजार में अपना सब्जी पराठे का ठेला लगाती है। सुमित्रा दादी के हाथ के पराठे और सब्जी सभी को बहुत पसंद आते हैं। अपने ठेले से सुमित्रा दादी खूब अच्छे पैसे कमाती है।
जब तक उनके बहू बेटे ठीक नहीं हो जाते। तब तक वो अपनी सब्जी पराठे के ठेले से घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। लेकिन जैसे ही उनके बहू बेटे ठीक हो जाते हैं तो सुमित्रा दादी के ठेले को वो दोनों मिलकर संभालने लगते हैं। अंत में सुमित्रा दादी की मेहनत से उनका परिवार सब्जी पराठे के काम को आगे बढ़ाकर गांव में अपना ढाबा खोल लेता है, जो पूरे गांव में दादी का सब्जी पराठा ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है।